नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम। जिस तरीके से भारत के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ हो रहा है उससे तो लोग पहले ही परेशान थे। खासकर दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली में आसपास दूर से आकर नौकरियां करने वाले लोग और जो शादियों में जा रहे थे या दूसरे कामों से जुड़े हुए थे उनको भी दिक्कतें हो रही थी। लेकिन अब जो खबर अमेरिका से आ रही है वो और ज़्यादा दहलाने वाली है। अमेरिका में भारत की एम्बेसी के पास में महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ में जिस तरीके से फार्मर प्रोटेस्ट का समर्थन करने वाले खालिस्तान समर्थक लोगों ने न केवल मूर्ति का अपमान किया और उसको तोड़ने की कोशिश की, बल्कि वहां पर खालिस्तान के झंडे भी लगाए, जिसके बाद अब ये समझा जा सकता है कि ये सब हो क्या रहा है। और जो सवाल उठाए जा रहे थे कि इस पूरे के पूरे आंदोलन के नाम पर जो कुछ हो रहा है और निश्चित तौर पर खालिस्तान समर्थक लोगों का इसमें हाथ है, उनकी बहुत बड़ी साजिश है। इसको लेकर लोग ये तर्क देने लगे थे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अगर मुस्लिम प्रदर्शन करता है उसको आतंकवादी कह देते हैं, सरदार प्रदर्शन करता है उसको खालिस्तानी कह देते हैं और शहरी प्रदर्शन करता है तो उसको अर्बन नक्सल कह देते हैं। यानी कि इस देश में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना भी गुनाह है। ऐसा कहने वालों में रवीश कुमार टाइप के तथाकथित पत्रकार सबसे आगे थे। लेकिन अब ये जो कुछ हो रहा है, जैसा कनाडा में हुआ, कनाडा में सब लोग जानते हैं कि खालिस्तान समर्थक लोगों को आसानी से शरण मिल जाती है, वहाँ से बहुत सारे खालिस्तान समर्थक ग्रुप चलते हैं और इसके लिए कनाडा पहले से बदनाम है। और कनाडा के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इसको लेकर बयान दिया था उसके बाद भारत सरकार ने इसकी आलोचना की थी। बाद में देखने को मिला कि यूके में भी इस तरीके के प्रदर्शन कराने की कोशिश की गई और इसके माध्यम से दुनिया में भारत की छवि को बिगाड़ने की कोशिश भी की गई। अब जिस तरीके से पिछले 12-14 दिन से ये सब चल रहा है, 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, उसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत के अंदर जो किसानों की हालत है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो 3 नए कानून हैं ये जिम्मेदार हैं और इनकी वजह से किसानों की हालत और ज़्यादा बदतर होने वाली है। लेकिन सबसे ज़्यादा हास्यास्पद और चौंकाने वाली बात तो ये है कि अब तक जो लोग कहा करते थे कि किसान का दुश्मन बिचौलिया है, किसान का दुश्मन वो है जो किसान से माल खरीद कर उसको औने पौने दाम पर ग्राहकों को बेचता है, आज वही लोग उस बिचौलियों को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। उस बिचौलियों के नाम पर किसानों के हितों की बात कर रहे हैं। दरअसल जो कानून आए थे उसमें ये बात थी कि किसान पहले जो मंडियों के माध्यम से अपनी उपज बेचता था और उपज को किसको और कितनी मात्रा में बेच सकता है इसका निर्धारण था, उसको सरकार ने कानून के माध्यम से कर दिया कि किसान अपनी उपज को किसी भी कॉरपोरेट को बेच सकता है, बड़ी दुकान को बेच सकता है, बड़ी फूड चेन को बेच सकता है। और इसमें जो प्रतिबंध थे एपीएमसी यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो थी, यानी कि मंडी समिति जिसे हिंदी में कहा जाता था, उसका जो प्रभाव था उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन कुछ राज्यों में मंडी समितियां या उसमें बैठे हुए आड़तिये इतने ज़्यादा मजबूत हैं, इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि वो किसानों को न चाहते हुए भी मजबूर कर देते हैं अपना माल उनको सस्ते दामों में बेचने के लिए। हालांकि कानून के तहत तो ये था कि उसकी बोली लगेगी और लेकिन वो जब वो उसका इंस्पेक्शन होता है, जिस तरीके से वो तमाम बहाने लगाते हैं और बहाने लगाकर उस उपज को अपने हिसाब से औने पौने दाम पर किसान को ब्लैकमेल करके खरीद लेते हैं, उसको बचाने के लिए, उसकी जो धंधा है उसको रोकने के लिए ये सब ड्रामा चल रहा है। क्योंकि आज जो लोग, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी भी कभी इसी बात को कहा करती थी कि जो मंडियों में बिचौलिए बैठे हैं वो किसान की उपज का सही दाम उसे नहीं मिलने देते हैं। लेकिन आज कम्युनिस्ट पार्टियां इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा भड़काने का काम कर रही हैं। और दूसरी तरफ जो खालिस्तान समर्थक लोग थे जिनका एक एजेंडा था ये 2020 खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर वो पूरे देश में एक लहर लगाने की साजिश में लगे हुए थे, उन्हें ये मौका अच्छा लगा और उन्होंने किसानों के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाने का जरिया ढूंढ लिया। जिस तरीके से पहले भी आईबी की रिपोर्ट्स आई थी और बाद में जो विदेशों में हो रहा है, जैसा अभी वाशिंगटन डीसी में हुआ है, उससे तो स्पष्ट हो गया है कि निश्चित तौर पर किसान इस आंदोलन में हैं, किसानों की भीड़ भी है। लेकिन उस किसानों की भीड़ को बरगलाने का काम बहुत से लोग कर रहे हैं, जिसमें से कम्युनिस्ट भी हैं और खालिस्तान समर्थक लोग भी हैं। इस आंदोलन के बहाने
देश की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि भारत का जो किसान है उसके ऊपर बहुत बड़े अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इस मामले को मानवाधिकार का मामला भी बनाने की कोशिश की जा रही है और इस मामले के माध्यम से जो सीए विरोधी प्रदर्शन था उसको भी जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो प्रदर्शन या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश विरोधी नारे लगाए थे उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो मांग रखी गई थी उसमें यह भी था कि जो सामाजिक कार्यकर्ता या आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए हैं उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उनको भी वापस लिया जाए। यानी यहाँ पर किसान का जो मुद्दा है, किसान का जो हित है वो मूल नहीं है बल्कि वो गॉड है, और जो मूल में चीज़ें हैं वो सब वही है जो कम्युनिस्ट चाहते हैं कि इस देश में अराजकता फैला दी जाए, इस देश की सरकार पर इतना दबाव डाला जाए कि देश तरक्की न कर पाए। क्योंकि कम्युनिस्टों का अगर कोई आका है, कम्युनिस्ट कहीं से आदेश पाते हैं तो वो चीन है। भारत के कम्युनिस्ट आज से नहीं पिछले 70 सालों से भी और आज़ादी से पहले से भी चीन को ही अपना आदर्श मानते आए हैं। आपको याद होगा जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के लिए हिटलर से मिले थे तो इन्हीं कम्युनिस्टों ने इतनी ज़्यादा घिनौनी हरकतें की थी कि मैं बोल भी नहीं सकता। नेताजी का अपमान करते हुए एक कार्टून छापा था। वही कम्युनिस्ट बाद में जब देश आज़ाद होता है तो नेताजी को अपना नेता बताने लगते हैं, भगत सिंह को अपना नेता बताने लगते हैं और ये दावा करने लगते हैं कि भगत सिंह हो या प्रेमचंद जैसे कथाकार हो ये कम्युनिस्ट थे। वो भूल जाते हैं कि भारत की जो सोच है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का बेसिस है। यानी कि भारत में मिल बांट कर खाने की, गरीबों का, शोषितों का और जो अपने से कम संसाधन वाले हैं उनका हित सोचने की बात है। और इसी वजह से वो सभी के ऊपर कम्युनिस्ट होने का ठप्पा लगा देते हैं और ये कह देते हैं कि ये लोग साम्यवादी थे। वो भूल जाते हैं कि भारत की संस्कृति ही साम्यवादी है। भारत के लोग जब कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ये साम्यवाद के उस साम्यवादी सिद्धांत से भी बहुत बड़ा साम्यवाद है, क्योंकि इसमें सभी के हित की बात की जाती है, जबकि साम्यवाद में केवल जो कम्युनिस्ट होते हैं उनके हित की बात की जाती है, दूसरे लोगों का हित को लूटने की बात की जाती है, उस पर अत्याचार करने की भी बात होती है, वो गोली तक चलाने की बात करते हैं, वो किसी भी तरीके से सत्ता पाने की बात करते हैं। लेकिन भारत का जो सिद्धांत है वो ये है कि पूरी दुनिया सुखी होनी चाहिए, सभी समृद्ध होने चाहिए, जिस सिद्धांत को कम्युनिस्ट कभी समझ भी नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कम्युनिस्टों ने इस पूरे आंदोलन को घुमाने की कोशिश की, लोगों को बरगलाने की कोशिश की, भारत की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो ज़्यादातर भावनात्मक रूप से बहती है और एक बार उनके भावनात्मक धारणा बना ली तो फिर वो उसके पीछे चलने लगते हैं और इसी को वो अपने पक्ष में बहुत बड़ी लहर बता रहे हैं। आज जो भीड़ जुटी हुई है उनमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि ये जो लड़ाई है, जिन बिलों की बात हो रही है वो बिल वास्तव में है क्या, और जितने भी वहाँ पर नेता हैं या जो बरगलाने का काम कर रहे हैं उन्होंने भी वास्तव में उन बिलों को नहीं पढ़ा होगा, उन कानूनों को नहीं पढ़ा होगा, उन कानूनों के बाद में क्या प्रभाव पड़ना है किसानों के ऊपर इसको भी नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि इन कानूनों के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसान को अपनी मर्जी से अपने मूल्य पर अपनी उपज को बेचने का अधिकार मिलना चाहिए, जो कि बहुत दिनों से मांग होती रही है कि किसान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। किसान अगर अपनी उपज को ऊंचे दाम पर बेचना चाहता है तो इसका अधिकार उसे होना चाहिए और यह अधिकार देने के लिए उसे मार्केट का बड़ा कंपटीशन की जरूरत है। छोटे कंपटीशन में वो ऐसा नहीं कर सकता है। अगर उसके ऊपर बाध्यता होगी कि वो अपनी बड़ी उपज को मंडी समिति के माध्यम से बेच पाएगा तो उसको मूल्य नहीं मिलेगा, जैसा कि आज देखने को मिलता है। तमाम जो दूसरी फसलें होती हैं उनमें जब एपीएमसी का रूल नहीं लागू होता है तो किसान फायदे में रहता है। चाहे फूलों की खेती की बात की जाए, चाहे सब्जी की बात की जाए या फलों की बात की जाए, इसमें किसान अपनी मर्जी से ही बेचने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी तरफ जो एपीएमसी का कानून था उसमें मंडी समिति के माध्यम से बेचा जाता था एक अधिकारी, और जो अधिकारियों के बाद में जब ये पूरी उपज को खरीद लिया जाता था उसके बाद में फिर से भ्रष्टाचार होता था। एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन इंडिया के अंदर तमाम भ्रष्टाचार थे कि किसानों से लिया गया अनाज सड़ा दिया जाता था और उसको खरीदने की जो कॉस्ट है वो कितनी है इसे जानकर भी किसानों को समझ लेना चाहिए कि वास्तव में जो एपीएमसी के कानून में बदलाव की बात की गई है वो किसानों के हित में है।
1 किलो या 1 क्विंटल गेहूं या धान की खरीद पर जो एफसीआई खर्च करती है वो किसान को जो मिलता है उससे 2 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि 3 गुने पर एफसीआई के पास माल पहुंचता है और वो भी सुरक्षित रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हरियाणा पंजाब में तमाम जो एफसीआई के गोदाम हैं उनमें अनाज यूं ही सड़ता रहता है और ये सड़ने के बाद में बड़े बड़े कॉरपोरेट के फायदे के लिए डिस्टिलरियों को या बियर बनाने वाली, शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेच दिया जाता है। इसको लेकर हमने पहले भी कई बार ये बात उठाई थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहे। किसान वो सोच रहे हैं कि जो हमें बताया जा रहा है कि अगर हमारी उपज को अडानी, अंबानी या दूसरे कॉरपोरेट या बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदेंगी तो किसान को वो मजबूर कर देंगी कि वो सस्ते दाम पर अपना अनाज बेचेगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि अडानी, अंबानी या कोई भी कॉरपोरेट बड़ी कंपनी हो वो उनसे ज़बरदस्ती कोई माल नहीं खरीद सकती। और बाद में जब सरकार ने किसानों से बातचीत के बाद में कई सारी आपत्तियों को भी दूर कर दिया, यहाँ तक कह दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती में भी आपको दिक्कत है तो आप रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे उस व्यक्ति को और उसके बाद में उस मामले को आप न्यायालय तक भी ले जा सकते हैं। इन सारी मांगों को मान लेने के बाद में, संशोधन आ जाने के बाद भी अगर किसान किसी बात पर अड़े हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये किसानों की वजह से नहीं है, बल्कि जो अर्बन नक्सल गैंग के लोग, जो कम्युनिस्ट गैंग के लोग या फिर जिस तरीके से वाशिंगटन डीसी में उपद्रव हुआ है उस खालिस्तान समर्थक लोग इस पूरे आंदोलन को भटकाने का काम कर रहे हैं और उसके माध्यम से दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादातर किसानों को ये नहीं मालूम है कि ये उनके फायदे के लिए है या नुकसान के लिए, और वो भावावेश में आकर इनके समर्थन में खड़े होते हुए दिख रहे हैं। ज़रूरत आज भी इस देश को है कि यहाँ पर कोई भी बात आती है सबसे पहले उसे लोगों तक प्रसारित किया जाए। संवादहीनता जैसी स्थिति जो बीच में बनी उससे सरकार को सबक लेना चाहिए और आने वाले दिनों में कोई भी ऐसी बात जिसको लेकर सरकार को अंदेशा हो कि इस पर भावनाएं भड़काई जा सकती हैं या लोगों को बरगलाया जा सकता है, उससे पहले ही सरकार को उसका प्रचार कर देना चाहिए, जिससे इस तरीके की समस्याओं से न दो चार होना पड़े। जय हिंद, जय भारत।